नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में उपबंध जो है, चौथा, पांचवा और छठा। तो आइए सुनिए, बहुत ही शानदार उपन्यास है। उपन्यास के बारे में मैंने पहले बात कर रखी है, आपने पढ़ी भी होगी। बहुत ही चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है और इसे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। काशीनाथ सिंह बहुत ही बेजोड़ उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं रेहन पर रघु का अगला भाग। रेहन पर रघु। आइए उपन्यास का अगला भाग सुनते हैं। जुलाई में शादी हो गई चिरंजीव संजय और आयुष्मती सोनल की कोर्ट में। न बारात न बाजा गाजा। प्रीति भोज के लिए न्योता आया था, रघुनाथ के नाम भी, पर वे नहीं गए। ऐसी चोट लगी थी रघुनाथ और शीला को जिसे वे न किसी को दिखा सकते थे न किसी से छिपा सकते थे। ऐसी जगहों पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था जहां 2-4 लोग बैठते हों। उन्होंने मान लिया था कि 2 बेटों में से एक बेटा मर गया। जब माँ बाप की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं तो मरा ही समझिए। सितंबर में वे अमेरिका जाएं चाहे जहन्नुम, इससे कोई मतलब नहीं। इसी दिन के लिए उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, पेट काटे थे, कर्जे लिए थे, खेत रेहन रखे थे और दुनिया भर की तलावतें सही थीं। इनके लाख मना करने के बावजूद राजू गया था। राजू यानी संजय का भाई धनंजय। लौटा तो हाथ में एक ब्रीफ केस था, रघुनाथ के लिए, जिसे सक्सेना ने भिजवाया था। रघुनाथ कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। बेमन से ब्रीफ केस को देखा और कहा, रख दो। अरे ऐसे कैसे रख दूं? अपने संदूक में रखिए। बाबा आदम के ज़माने की संदूक जिसमें जाने क्या क्या रखते थे रघुनाथ, और उसकी ताली किसी को नहीं देते थे। बिना कुछ बोले उन्होंने उसकी ओर ताली फेंक दी। राजू ने ब्रीफकेस संदूक में रखा और ताली उन्हें पकड़ाते हुए कहा, और कुछ नहीं पूछिएगा। शीला उदास मन दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर चली गई। आप लोग ऐसा सन्न मारे हुए हैं जैसे गमी हो गई हो। राजू हंसते हुए माँ के पीछे पीछे अंदर चला। बहू ऐसी कि लाखों में एक। माँ चिंता न करो, सब करेगी वो जो संजू बोलता था। हाथ पांव दबाएगी वो, मूड़ दबाएगी वो, बर्तन मांजेगी वो, झाड़ू लगाएगी वो, खाना पकाएगी वो, जो चाहिए सब करेगी। जरा अमेरिका से लौट तो आने दो, अभी तो हनीमून पर जा रही है। दार्जिलिंग, वहाँ से दमदम एयरपोर्ट, फिर वहाँ से अमेरिका। बच गई तुम। अगर आई हुई होती तो मुंह दिखाई देनी पड़ती। यल्लो, तुम्हारे लिए फोटो भिजवाया है रिसेप्शन का। राजू और भी न जाने क्या क्या बोलता रहा। वह सुनती भी रही, नहीं भी सुनती रही। फोटो जोड़े का वहीं पड़ा था जहाँ वह बैठी थी। एक मन कह रहा था देखो, दूसरा कह रहा था छोड़ो, जाने दो। सारी साधें धरी की धरी रह गईं। रात ढल चुकी थी। गांव में सोता पड़ चुका था। एक दिन पहले जमकर पानी बरसा था। सिवान गुलजार हो गया था। झिंगुरों की झंकार से पूरा गांव झंझना रहा था। बादल उसके बाद भी छाए रहे। दूर आकाश में बिजली भी चमकती रही। उधर कहीं बारिश हुई हो तो हुई हो, इधर नहीं हुई। रघुनाथ का घर द्वार गांव के बाहर हिस्से में था। गांव का अगला हिस्सा द्वार, पिछला घर। द्वार का मतलब दालान और बरामदा। इसी बरामदे में सोते थे रघुनाथ और राजू। राजू के सो जाने के बाद चुपके से आधी रात को रघुनाथ अंदर आए, ढिवरी जलाई और संदूक खोलकर ब्रीफ केस निकाला। जब वे ढिवरी और ब्रीफ केस लेकर शीला के बगल वाली कोठरी में गए तो याद आया कि राजू ने इसकी चाबी नहीं दी है। उन्होंने धीरे से राजू को जगाया। राजू ने बताया कि वह ताली से नहीं, नंबर से खुलेगा। इन नंबरों को सबसे पहले और बड़बड़ाते हुए सो गया।
रघुनाथ ने ब्रीफ केस खोला तो भाव विभोर। बेटे संजय के प्रति सारी नाराजगी जाती रही। रुपयों की इतनी गड्डियां एक साथ एक ब्रीफ केस में अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रहे थे, और यह कोई फिल्म नहीं, वास्तविकता थी। रघुनाथ की छवि गांव वालों की नज़र में झगड़ा झंझट से दूर रहने वाले जितने शरीफ आदमी की थी, उतनी ही सूंठ आदमी की भी। 1 रुपया में 8 अठन्नी भुनाने वाले आदमी की लोग यह भी कहने लग गए थे कि बहुत लोभ न किया होता तो यह दिन उन्हें न देखना पड़ता। रघुनाथ ने मेज को पास खींचा। पहले 100-100 के नोटों की गड्डियां गिननी शुरू की। वे एक एक बंडल की संख्या नोट करते जाते, फिर 500-500 की गड्डियां उठाई और अलग नोट करना शुरू किया। गिनते गिनते आधी रात हो गई और टोटल किया तो 4,60,000। उनका दिल धड़का, चिंता हुई, अगर गिनने में गलती भी हुई हो तो इतनी कैसे। वे उठ कर गए और दोबारा संदूक में झांक आए। आते समय रसोई से कटोरी में पानी ले आए थे तो शीला जाग गई। उन्होंने नए सिरे से उंगली भिगो भिगो कर फिर गिनना शुरू किया। अब की फिर टोटल किया, वही 4 और 60। उन्होंने सिर को हाथों में थाम लिया। क्या बात है? शीला ने पूछा। 5 लाख में कम है 40,000। किसी ने संदूक तो नहीं खोला था? ताली तो तुम्हारे पास थी, खोलेगा कौन? कोई और तो नहीं आया था घर में? तुम ही और राजू आए गए, और तो कोई नहीं। थोड़ी देर बाद जाने क्या सोचकर वे उठे और राजू को जगा कर ले आए। राजू आंखें मलते हुए आया। ब्रीफ केस किसने दिया था तुम्हें? संजू ने कि सक्सेना ने? क्यों, क्या बात है? बताओ तो। कम है 5 लाख में। राजू हंसा। मंगनी की बछिया के दांत नहीं गिनते। संतोष कीजिए, जितना मिल गया मुफ्त का समझिए। वे एकटक राजू को देखते रहे। तुमने तो कुछ इधर उधर नहीं किया, मैं जानता था। यही शक करेंगे आप, स्वभाव से ही शक्की हैं। चुप, शीला ने झिड़का। यही तमीज है बाप से बात करने की? समझ गया, इसी ने चुराया है, बताया नहीं। पहले ही समझ जाना चाहिए था। चोर कभी बताता है कि चोरी उसी ने की है? राजू बोला। रघुनाथ ने आश्चर्य से देखा उसकी ओर। क्या हो गया है इस लौंडे को? इसका भाई कंप्यूटर इंजीनियर, उसने कभी इस तरह से बातें नहीं की अपने बाप से। बातें नहीं की, इसलिए तो चुपके से शादी कर ली और बाप को खबर तक नहीं दी। झंझना उठे क्रोध से रघुनाथ। मन हुआ उसे घर से निकल जाने को कहे, लेकिन जाने क्या सोचकर खुद ही उठे और आंगन में आ गए। कोने में बसखट पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। उन्होंने ईश्वर के लिए सिर उठाया आसमान की तरफ। आसमान धुला धुला और उजला उजला लग रहा था, जैसे भोर होने को हो। देखो माँ, मैं 1.5 साल से कहता रहा हूँ इनसे कि मोटर बाइक दे दो। घराने के सभी लड़कों के पास है, एक मेरे ही पास नहीं है। इनका कहना था कि हाथ पांव तोड़ना है क्या, सिर फोड़ना है क्या, चोरी चकारी और लम्फई करनी है क्या, डाके डालना है क्या, किसका हाथ पैर टूटा है बोलो तो संजू ने मुझसे पूछा, तुम्हें भी कुछ चाहिए? जब हम वहाँ से आने लगे तब मैंने कहा हाँ, मोटर बाइक। उसने मुझे रुपया थमा दिए। उसने ब्रीफ केस में से दिया या कहाँ से दिया मुझे नहीं पता। सरासर झूठ। यह जानता है कि संजय अब नहीं आने वाला, हम नहीं पूछ पाएंगे उससे। रघुनाथ को यह झूठ बर्दाश्त न हुआ। शीला खड़ी खड़ी ढिवड़ी की मध्यम रोशनी में सुबक रही थी। वह अपने बेटे के इस रूप से अनजान थी। और बताएं, हमारे बाप जान के 2 बेटे संजू और मैं, इन्होंने एक आंख से हमें देखा ही नहीं। सारी मेहनत और सारा पैसा इन्होंने उस पर खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया। और मेरे लिए कॉमर्स पढ़ो, जिसे पढ़ने में न यह मेरी मदद कर सकते थे न मेरा मन लगता था। किसी तरह बीकॉम किया तो कोचिंग करो,
ये टेस्ट दो, वह टेस्ट दो, मैं थक गया हूँ टेस्ट देते देते। इनसे कहो ये रुपये कहीं इधर उधर खर्च ना करें, डोनेशन के लिए रखें। बिना डोनेशन के कहीं एडमिशन नहीं होने वाला, साफ साफ बता दे रहा हूँ। अगर डोनेशन के पैसे ना दूँ तो कभी मत पूछिएगा कि यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करोगे, डाका डालोगे, तस्करी करोगे, गांजा हीरोइन बेचोगे, कत्ल करोगे, क्या बक बक कर रहे हैं आप, फालतू। झल्ला कर शीला बोली। और तू चुप रह, अनाप शनाप बोल रहा है बाप से। राजू ने कमरे से बाहर निकलते हुए पिता को देखा, बस कह दिया, सुनो सुनो, भागो मत। अपने ही बारे में सोचते हो या कभी अपनी बहन के बारे में भी सोचा? जब होता है तभी जाते हो, 1500 मार लाते हो उससे। उसकी शादी के बारे में भी सोचते हो कभी? देख रही हो इनका? वह माँ की ओर मुड़ा। जिससे कहना था उससे नहीं कहा, मुझसे रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहा है। डोनेशन की बात आई तो दीदी याद आ रही है। पहले तो इनसे कहो कि ये कंजूसी और दरिद्रता छोड़ें। अब हंसी उड़ाते हैं लोग, या ढिवरी और लालटेन छोड़ें और दूसरों की तरह तार खिंचवा के कम से कम आंगन और दरवाजे पर लट्टू लगवा लें, रोशन हो घर में। इसके साथ फ़ोन भी लगवा रहे हैं लोग। घर में फ़ोन होगा तो संजू भी जब चाहेगा बात कर लेगा। तुम भी सरला दीदी से बात कर लिया करोगी, दीदी से ही क्यों, भाभी से भी। माथा पीटते हुए फिर बैठ गए रघुनाथ। हाय रे किस्मत, जिनके लिए कंजूसी की उन्हीं के मुंह से यह सुनना बदा था। और एक बात कह दे, तुमसे भी और इनसे भी, फिर ऐसी बेवकूफ़ी न करें जैसी संजू के साथ की थी। दीदी से साफ साफ बात कर लें कि वह इनकी तय की हुई शादी करेंगी भी या नहीं। यह तो भाग दौड़ करके कहीं तय कर आएँ और वह कह दें कि मुझे नहीं करनी, फिर भत पीटे इनकी। यह तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि मैंने एक आदमी को अक्सर उनके साथ देखा है। कौन है वह नहीं जानता। देखा, इसे शर्म नहीं अपनी बहन के बारे में इस तरह बात करते हुए। रघुनाथ ने दांत पीसते हुए कहा। 5वां भाग। सरला दुविधा में थी, ब्याह करें या ना करें। पक्का सिर्फ इतना था, उसे वह शादी नहीं करनी है जो पापा तय करेंगे। कई लोचे थे उसकी दुविधा में। अब से कोई 7-8 साल पहले उसने अपने अंदर कुछ अजब सा बदलाव महसूस किया था। मन उखड़ा उखड़ा सा रहता था, कुछ खोया खोया सा था। बेबात पर हंसी आती थी। किताब कापी कहीं रखती थी, ढूंढती कहीं थी। हरदम गुनगुनाए जाने को जी चाहता था। बाहर आने पर सहेलियां हंसने लगी थी। देखो देखो, पैरों की चप्पलें 2 डिजाइनों की, क्लास कहानी का, किताब कविता की हाथ में। यहीं से वे दिन थे जब नगर में आने वाली कोई फिल्म उससे नहीं छूटती थी। ऐसे ही में जाने कैसे कौशिक सर चुपके से आए और उसके दिल में बैठे। कौशिक सर कविता के अध्यापक, बहुत गंभीर और चुप्पे और सिद्धांतवादी, पतले, लंबे, आकर्षक, अधेड़ और 3 बच्चों बल्कि युवाओं के पिता, अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर के मालिक। उन्हें प्यार करने में कोई खतरा नहीं था, न खतरा न किसी तरह का संदेह। उसने बहुत समझदारी और विवेक से काम लिया था अपना बॉयफ्रेंड चुनने में। लड़के लड़कियों में गॉसिप की भी आशंका नहीं। कौशिक सर कृतज्ञ और अभिभूत। अस्त प्राय जीवन का अंतिम प्यार, वह भी सरला जैसी सुंदर लड़की का। 50-55 की उम्र में तो कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसे भाग्य के बारे में। सरला का मन बेचैन, देह बेचैन, महज प्यार भरी बातें और तड़प, और कुछ नहीं। यही तो सहेलियों के साथ भी हो रहा है। कुछ तो अलग हो, कौशिक सर विद्यार्थी थोड़े हैं। ऐसी ही इच्छा कौशिक सर की भी थी, लेकिन नगर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई उन्हें जानता ना हो। निश्चित हुआ कि कौशिक सर एक दिन टैक्सी से अमुक जगह पहुंचेंगे, वहीं से सरला को पिकअप करेंगे और 2-4 घंटे के लिए सारनाथ, फिर वहीं सोचा जाएगा एकांत और निर्जन के बारे में। प्यार बंद और सुरक्षित कमरे की चीज़ नहीं,
खतरों से खेलने का नाम है प्यार। लोगों की भीड़ से बचते बचाते, उन्हें धता बताते, उनकी नज़रों को चकमा देते जो किया जाता है वह है प्यार। शादी से पहले यही चाहती थी सरला, शादी के बाद तो यह विश्वासघात होगा, व्यभिचार होगा, अनैतिक होगा। जो करना है पहले कर लो, अनुभव कर लो एक बार, मर्द का स्वाद, एक एडवेंचर जस्ट फॉर फन। सरला रोमांचित थी, नर्वस थी और उत्तेजित भी। जिस दिन जाना था उससे पहले की रात वह सो नहीं सकी ठीक से, नींद ही नहीं आ रही थी। कई तरह की बातें, कई तरह के ख्याल, कई तरह की गुदगुदियाँ अपने आप लजाती, अपने आप हंसती। उसने सोच लिया था कि अवसर मिलने पर भी इतना आगे नहीं बढ़ने देना है कौशिक सर को कि वे उसे गलत समझ बैठे। यह तो शुरुआत है, अभी जाने कितनी मुलाकातें बाकी हैं। नहीं, अब कहाँ मुलाकातें, फेयरवेल हो चुका है, 2-4 दिन और चल सकते हैं क्लासेस, उसके बाद तो इम्तहान, फिर कहाँ संभव है भेंट। कौन सा बहाना रहेगा मिलने का। कौशिक सर लोकप्रिय आदमी, विश्वविद्यालय के ही नहीं नगर के भी, जानने वाले बहुत से, तरह तरह के लोग। इस बात का गर्व भी था सरला को कि वह जिसे प्यार करती है वह कोई सीटी बजाने वाला, लाइन मारने वाला सड़क छाप विद्यार्थी नहीं, विद्वान है। कौशिक सर ने बड़ी सावधानी बरती थी। छुट्टी का दिन ना हो, स्कूल कॉलेज खुले हों ताकि छात्र छात्राएं पढ़ने में और अध्यापक पढ़ाने में व्यस्त हों। पिकनिक या भ्रमण का कार्यक्रम न बनाएं, सारनाथ का मेला भी न हो उस रोज। इसी सावधानी के साथ कौशिक सर सरला के साथ टैक्सी से पहुँचे चौखंडी स्तूप। सारनाथ से पहले सड़क के किनारे पहाड़ी नुमा ढूंढ के ऊपर खंडहर जैसा टूटा फूटा स्तूप। खड़े हो जाओ तो पूरा सारनाथ ही नहीं, दूर दूर तक के गांव गिरांव और बाग बगीचे नजर आए। खाली पड़ा था स्तूप। नीचे चौकीदार, सिपाही, माली अपने अपने काम में लगे थे। एकदम निर्जन अकेला खड़ा था स्तूप, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की तरह। कोई दर्शनार्थी नहीं। मनु ने श्रद्धा को देखा, श्रद्धा ने मनु को देखा। दोनों ने टैक्सी सड़क के एक किनारे खड़े की और चल पड़े। घुमावदार रास्ते से चक्कर काटते हुए, आगे पीछे नहीं, अगल बगल, साथ साथ, हाथ में हाथ लिए। सरला अकेले में कौशिक सर को मीतू बोलती थी। उस दिन वे सचमुच मीतू हो गए थे। सरला जो हमेशा समीज सलवार और दुपट्टे में रहती थी, वही सरला हरे चौड़े बॉर्डर की वासंती साड़ी में गजब ढा रही थी। बॉर्डर के रंग का साड़ी से मैच करता ब्लाउज और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी हवा उड़ाए ले जा रही थी आंचल को, जिसे वह बार बार संभाल रही थी। वे चढ़ाई खत्म करके स्तूप के पास पहुंचे और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, जैसे अछूर अनंत असीम हरियाली का समुद्र, और उसमें पीले फूल और सरसों के जहां तहां खेत। ऐसे लग रहे हैं जैसे पाल वाली हिलती डुलती डोंगियां और हम। सरला ने पूछा। कौशिक सर मुस्कुराए, बोले, मस्तूल वाले बड़े जहाज के डेक पर स्तूप के इस तरफ छाया थी और उस तरफ कुनकुनी धूप। छाया लंबी होती हुई वहाँ तक चली गई थी जहाँ माली काम कर रहे थे। वे उस तरफ गए धूप में जिधर समुद्र था और हिलती डुलती पीली डोंगियाँ। वे स्तूप से सटी साफ सुथरी जगह पर बैठ गए चुपचाप। वे चुप थे, लेकिन उनके दिल बोल रहे थे, अपने आप से भी और एक दूसरे से भी। उनके पास तो रह ही क्या गया था कहने सुनने को। 1.5 साल से यही तो हो रहा था। बातें बातें सिर्फ बातें। बातों से वे थक भी चुके थे और ऊब भी। सरला बगल में बैठी लगातार कौशिक सर को देखे जा रही थी और वे उसके देखने को देखते हुए दूब नोच रहे थे। फिर सहसा दिलीप कुमार स्टाइल में मुस्कुरा कर बोले, क्या कहा? हंसते हुए सरला ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। बहुत कुछ, सुनो तब तो। वे दिल जो अब तक खंडहर के पीछे गुटुरगू कर रहे थे, कुकड़ुकू करने लगे थे,
भरी दोपहरिया में कौशिक सर ने सरला की पीठ के पीछे से हाथ बढ़ाकर उसकी सुडोल गोलाई मसल दी। सरला के पूरे बदन में एक झुरझुरी हुई और वह शर्माती हुई उनकी गोद में ढह गई। अब की कौशिक सर ने जरा जोर से मसला। चिहुक कर चित्कार कर उठी सरला और आंखें बंद कर ली। जंगली कहीं के। कौशिक सर ने सिर झुकाकर उसकी आंखों को चूम लिया। यह क्या हो रहा है चाचा? अचानक यह कड़कती आवाज और सामने खड़ा ऐतिहासिक धरोहर का पहरेदार या सिपाही खाकी वर्दी में। दोनों के चेहरे फक। काटो तो खून नहीं। कौशिक सर ने झटपट आंचल के नीचे से हाथ खींचा और सरला उठ बैठी। बदहवास। उनकी समझ में नहीं आया यह क्या हो गया, कैसे हो गया। जरा सी आहट मिली होती तो यह नौबत न होती। घबराए हुए कौशिक सर उस पहरेदार को ताकते रहे। देख क्या रहे हो? यह रंडीबाजी का अड्डा नहीं है, आओ। वह मुड़ गया। सरला आंचल में मुंह ढाँप कर रो रही थी। कौशिक सर ने किसी तरह उसे खड़ा किया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अरे इधर उधर नहीं, उधर थाने पर। थाने पर क्यों? ऐसा क्या किया हमने? हिम्मत जुटाई कौशिक सर ने। वही पता चलेगा चाचा कि क्या किया है तुमने, कहाँ से फांसा है इस लौंडिया को। अब तक चाचा और रंडीबाजी ये अपमानजनक शब्द थे जो कौशिक सर के कानों में गूंज रहे थे। लेकिन अब यह थाना माने बहुत कुछ। जलालत, हवालात, अखबारों की सुर्खियां, यूनिवर्सिटी में चर्चे, समाज का कोड, नौकरी से सस्पेंशन। किस मुंह से परिवार में जाएंगे? और यह सरला, इसका क्या होगा? किस मुसीबत में आ फंसे उसके चक्कर में। सरला सुबकना बंद करके एक किनारे खड़ी थी और पहरेदार हाथे के गेट के पास थाने ले चलने की मुद्रा में। चौकीदार और माली भी उसके पास आ गए थे और रोक रहे थे। अरे छोड़ो भाई, जाने दो, उम्र देखो चाचा की। काहे पानी उतार रहे हो? एक बुजुर्ग कह भी रहे थे और मजा भी ले रहे थे। कौशिक सर घबराए हुए सरला के पास आए। परेशान न हो, अभी देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सरला गुस्से में उसकी नज़रें पहरेदार और मालियों पर टिकी थी। कौशिक सर गेट पर खड़े पहरेदार को अलग ले गए और फुसफुस बातें करने लगे। बीच बीच में वह उखड़ जाता और हाथ छुड़ाकर भागने लगता। कौशिक सर ने उसे 100 के 2 नोट पकड़ाए जिन्हें उसने फेंक दिया और मालियों की ओर इशारा करते हुए 5 उंगलियां दिखाई। नहीं चाचा, नहीं होगा इससे, थाने चलिए, बस बहुत हो चुका यह नाटक। सरला लगभग दौड़ती हुई उन दोनों के पास पहुंची। कैसे ये रुपये? तुम हमसे क्या बात करो अब? उसने अकचका कर कौशिक सर को देखा। इनका सुनो चाचा। चाचा होंगे तुम्हारे, मेरे दोस्त हैं, प्रेमी हैं। हमने प्रेम किया, चूमा अपनी मर्जी से। किसी ने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। किस लिए थाने? चलो तो वहीं बताते हैं। वह चल पड़ा। आगे खड़ी हो गई सरला रास्ता रोक कर। कोई नहीं जाएगा थाने वाने, न तुम न हम। एसपी, कलेक्टर, आईजी, जिसे बुलाना हो यहीं बुलाओ। समझ क्या रखा है तुमने? वह हक्का बक्का ताकता रहेगा, तो कभी कौशिक सर को, कभी सरला को। माली और चौकीदार भी आ गए इस बीच। किसने देखा इश्क लड़ाते हुए? यह चौराहा है, बाजार है, या जहाँ रेप हो रहा था। फंसाना चाहते हो रुपयों के लिए? तुम हमें क्या ले लोगे? तुम हमें क्या ले जाओगे? हम ले चलेंगे तुम्हें। मामले की इस नई पेंच को देखते हुए माली बीच बचाव में आए और उन्होंने निष्कर्ष दिया कि गलतियां इंसान से होती हैं, इसलिए छोड़िए, हटाइए और अपना अपना काम कीजिए। कौशिक सर जब तक गिरे हुए रुपये उठाते रहे तब तक सरला टैक्सी में बैठ चुकी थी। कौशिक सर उसके बगल में बैठते हुए बोले, मैं नहीं जानता था कि इतनी बहादुर हो तुम। मैं भी नहीं जानती थी, इतने डरपोक और कायर हैं आप। टैक्सी वापस लौटी। दोनों एक दूसरे से रास्ते भर नहीं बोले। यह एक डरावना दुःस्वप्न था जिसने एक लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ा सरला का। दुःस्वप्न में पहरेदार का चेहरा ही नहीं था, केवल हथेलियों के छुअन और मसलन भी थी। छठा भाग।
सरला के इस दुस्वप्न को और भी बदरंग बना दिया था उसकी पड़ोसिनों ने। वह जिस बहुमंजिली इमारत के प्रथम तल के किराए के फ्लैट में रहती थी, उसके अगल बगल भी दो दो छोटे कमरों के फ्लैट थे। उनमें उसी के स्कूल की अध्यापिकाएं रहती थीं। बाईं तरफ मीनू तिवारी और दाईं तरफ बेला पटेल। मीनू स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी और वह उसका अपना फ्लैट था, खरीदा हुआ। उसी ने सरला को अपने बगल में दिलवाया था किराए पर। मीनू बलकट्टी थी, कंधों तक छोटे छोटे बाल, एकदम लाल मेहंदी से रंगे, उम्र 40 से ऊपर, स्वभाव से सीरियस और रिजर्व, एक हद तक असामाजिक। किसी के शादी ब्याह में तो नहीं ही जाती थी, आयोजनों में भी शामिल होने से बचती थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही आना जाना था। मजबूरी में ही हंसती थी। सहेली भी नहीं थी कोई जिसके पास साथ उठना बैठना हो। उम्र के बावजूद उसका गोरा सुडौल बदन आकर्षक था। वह राजकुमारी थी, अकेली रहती थी। उसके 2 पामेलियन कुत्ते थे, एक काला दूसरा सफ़ेद। बेटे या बेटियां कहिए, यही थे। इन्हें लेकर वह दिन में 2 बार बाहर निकलती थी, टहलाने या नित्य कर्म कराने। पिंजरे में एक तोता भी था जो किसी के घर में घुसने और जाने के समय बोलता था। उसके इस टें टें को वह सुस्वागतम और टाटा बताती थी। उसकी सारी चिंताएं इन्हीं को लेकर थीं। क्या बताएं, आज पम्मी दिन भर से गुमसुम है। आज टूटू की नाक बह रही है, पम्मी का पेट खराब है, दोनों में बातचीत बंद है। टूटू पम्मी से किस बात पर नाराज है बता नहीं रहा। दोनों मेरे पास सोने के पहले झगड़ा करते हैं, पता नहीं क्यों। इसी तरह की चिंताएं कार्तिक के पहले से ही वह उनके लिए परेशान होना शुरू हो जाती थी और तब तक रहती थी जब तक पिल्ले नहीं हो जाते, और जब हो जाते थे तो कई रोज़ सोहर के कैसेट बजाती थी और फिर नई परेशानियां। मीनू के घर बाहर से आने वाले सिर्फ 2 मर्द थे। एक उसका भाई, वह मीनू से बड़ा था और वकालत करता था। वकालत चलती थी या नहीं ठीक नहीं मालूम। वह हर महीने के पहले सप्ताह में आता था और जब आता था तो देर तक भाई बहन में चक होती थी। उसके जाने के 2-3 दिनों बाद तक मीनू का मूड खराब रहता था। दूसरे थे पशुओं के डॉक्टर। वे मीनू की ही उम्र के या उससे थोड़े बड़े थे। काफ़ी टिप टॉप से रहते थे, बाल डाई करते थे और सफारी सूट पहनते थे। वे गर्मी की छुट्टियों में दोपहर में आते थे, जब प्रायः लोग बाहर निकलने से बचते हैं। वे आते और शाम 5 बजे से पहले चले जाते। जाड़े के मौसम में कभी कभी मीनू के घर रात के भोजन पर आते। जब वे जाने लगते तो मीनू बालकनी पर खड़ी होकर देर तक हाथ हिलाती रहती। इसी बालकनी के बगल में सरला की बालकनी थी, जहाँ कभी कभी खिड़की खड़ी होकर दोनों पार्क का नज़ारा लेती थी। मीनू की इच्छा के अनुसार सरला उसे स्कूल में मैडम कहती थी और घर पर दीदी। दीदी उसे सल्लो बोलती थी। वे बालकनी में खड़ी होकर जो देख रही थीं वह हफ्ते भर से देख रही थी। हर शाम 6 बजे के करीब 16-17 साल का एक लड़का पार्क में आता था। गुलदाउदी का बड़ा सा खिला हुआ फूल लेकर और बैठकर उसकी पंखुड़ियों पर कुछ लिखता था और इंतज़ार करता था बी ब्लॉक की बालकनी में एक लड़की के आने का। वह शायद दक्षिण भारतीय लड़की थी। वह ब्लाउज और स्कर्ट में आकर खड़ी हो जाती, लहरदार बालों में, एकदम फ्रेश जैसे नहा कर निकली हो। लड़का घूमता, पीठ उसकी तरफ करता और उछलकर पैर से ऐसे किक मारता कि फूल उसकी बालकनी में गिरता। लड़की लाल पॉलीथिन में लिपटा फूल उठाती और अपनी गोलाइयों के बीच ब्लाउज के अंदर रख लेती। घास पर चित गिरा लड़का उठता और उसकी ओर किस उछालता। जवाब में लड़की मुस्कुराती, लजाती और होठों से चुंबन लहरा देती। सल्लो, बहुत दिन हो गए, तुम्हें कॉफ़ी पिलाए, आओ ना,
एक दिन मीनू से सरला से कहा, सल्लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें कॉफी पिलाए, आओ न। एक दिन मीनू ने सरला से कहा। यह वह दिन था जब लड़की ने चुंबन के उत्तर से ही संतोष नहीं किया, गुनगुना कर भी जवाब दिया, किन्हीं वक्तों के गाने से, छोटी सी यह दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। सरला जब पहुंची तो मीनू किचन में थी। वह थोड़ी देर बाद कॉफ़ी के 2 मग के साथ ड्राइंग रूम में आई, चुप और संजीदा। गई और एक शीशी भी ले आई ब्रांडी की, जिसे डॉक्टर छोड़ गए थे उसके लिए। उसने 1 चम्मच इसमें और 1 चम्मच उसमें ब्रांडी डाली और उसका लाभ बताया। इसी समय टूटू आई और मीनू की गोद में बैठ गई। मीनू उसे देर तक सहलाती और प्यार करती रही। देखना, एक न एक दिन मार दिया जाएगा यह लड़का, इतना प्यारा लड़का, यह कैसे कह सकती हैं आप। मीनू चुप रही, फिर सुबकने लगी, नहीं सल्लू, यही होता है, यही होगा। यह भी तो हो सकता है कि लड़की किसी दूसरे के घर चली जाए या लड़का किसी और को घर बिठा ले, और यह भी हो सकता है कि दोनों शादी कर लें। यह तो और बुरा होगा। क्यों? अपने ही बगल में बेला को देख लो, उसने प्रेम विवाह ही किया था न उस पटेल से, पीसीओ चलाता था और रहता ऐसे था जैसे लाट साहब का नाती। उस पर पागल हो गई थी बेला। ऐसा भी सुना है कि शादी के लिए जहर खाया था उसने। शादी हुई और देखो, रोज रोज किच किच, गाली गलौज, मार पीट, रोना पीटना। किसी मर्द से कहीं हंसकर बोल बतिया ले तो जीना मुश्किल। स्कूल भी देखे, तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाए और पटेल को भी खुश रखे। देखा होता 5-7 साल पहले उसे क्या फिगर थी और क्या निखार था। सिर्फ एक बेला के आधार पर तो यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता दीदी। एक बात गांठ बांध लो सल्लो, तुम दोनों एक साथ कर ही नहीं सकती। यह समाज ही ऐसा है, प्रेम करो या विवाह करो, और जिससे प्रेम करो उससे विवाह तो हरगिज मत करो। ब्याह की रात से ही वह प्रेमी से मर्द होना शुरू कर देता है। अगर मुझसे पूछो तो मैं हर पत्नी को एक सलाह दे सकती हूँ। वह अपने पति को अपने से बाहर, घर से बाहर, अगर वह पति का प्यार पाना चाहती है तो घर से बाहर प्रेम करने की छूट दे, उकसाए उसके लिए, क्योंकि वह कहीं और किसी को प्यार करेगा तो उसके अंदर का कड़वापन, रूखापन भरता रहेगा और इसका लाभ उसकी बीवी को भी मिलेगा। बीवी ही नहीं, बच्चों को भी मिलेगा, समझा? और पत्नी भी ऐसा ही करे तो जीवन भर नर्क भोगने के लिए तैयार रहे। पति तो पति, बच्चे तक माफ़ नहीं करेंगे इसके लिए। सरला कहीं न कहीं इन बातों के आईने में अपने भविष्य का रास्ता ढूंढ रही थी। मीनू को नहीं मालूम। रुको जरा 1 मिनट। मीनू उठी। मिट्ठू देर से टाई टाई कर रहा है। उसके डिनर का समय हो गया है। उसने कटोरी से भिगोए चने, हरी मिर्च, रोटी का टुकड़ा लिए और पिंजड़े में डाल दिए। तोता मारे खुशी के उछलता और शोर मचाता रहा। इस बीच पम्मी और टूटू ने सिर उठाकर एक बार देखा और फिर अपनी अपनी कुर्सी पर सो गए। बैठो, जा कहाँ रही हो? सरला को खड़ी देखकर मीनू बोली। बैठकर क्या करूँगी, आप बताएंगी तो नहीं? क्या यही कि आपने शादी क्यों नहीं की? इस उम्र में भी जब आप ऐसी हैं तो 15 साल पहले सिर्फ सुनती हूँ लोगों से तरह तरह की बातें। छोड़े जाने दो, कुछ नहीं रह गया है बताने को। मीनू सिर झुकाए बुदबुदाई, गले से एक लंबी सांस निकली और आंखों के सहारे छत के पंखों पर जा टिके। वह हल्के से मुस्कुराई और सूनी आंखों सरला को घूरती रही। प्यार क्यों करेगा? प्यार कोई क्यों करेगा? क्या करेगा? जब तक जाति और धर्म है तब तक कोई क्या करेगा प्यार?
इसी नासमझी का नतीजा भोगा मैंने। लेकिन अपने को रोकना अपने वश में था क्या? हम 6 लड़कियां थीं और एक साथ किराए पर कमरे लेकर रहती थीं। एक कमरे में 2-2 वहीं से जाती थी कॉलेज पैदल। बीच में पड़ता था एक मिशनरी हॉस्पिटल। उसी के गेट के पास खड़ा रहता था माइकल कर्मा, लंबा पतला, तांबाई रंग, निग्रो जैसे उभरे कुल्हे और चीते जैसी कमर, टी शर्ट और जींस में थोड़ी पर थोड़ी सी दाढ़ी और सिर पर खड़े बाल। नगर में सबसे अलग। उसने मेरी ओसांस छोड़ी और अपने पैरों की फर्श की तरफ देखने लगी। चुप। उसकी आंखें भर आईं। मर्द की देह का भी अपना संगीत होता है, राग होता है, उसके खड़े होने में, मुड़ने में, चलने में, देखने में। बोले ना बोले, सुनो तो सुनाई पड़ता है। उस राग को तुम्हारा मन ही नहीं सुनता, तुम्हारे होठ भी सुनते हैं, बाहें भी सुनती हैं, कमर भी, जंघाएं भी, नितंब भी, यहाँ तक कि छातियाँ भी, निपुल्स। कभी कभी ऐसे क्यों अपने आप तन जाते हैं जैसे कान लगाकर सुन रहे हों, बिना उसकी देह को छुए। वह 3 महीने तक वहीं खड़ा रहा मेरे आते जाते समय, और जैसे सुबह सुबह अचानक पत्ते पर ओस की बूंद थरथराती और चमकती दिखाई पड़ती है, वैसे ही मैं थी पत्ते की तरह। कब इतनी ओस गिरी कि मैं भीग कर तरबतर हुई, मुझे पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि मैं तो सिर्फ भीगी थी, माइकल तो डूब चुका था। एक दिन सहसा मैंने खुद को उसकी मोटर बाइक के पीछे बैठा पाया। पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मालूम नहीं। मैं बैठी नहीं थी, उड़ रही थी उसके डैनों के सहारे। वह आदिवासी जंगल का पत्ता पत्ता उसे जानता था, हर पगडंडी उसे पहचानती थी। उसने एक बाजरे के खेत में बाइक खड़ी कर दी। उतरो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं कुछ कहूँ, रोकूं, टोकूं, इसके पहले ही उसने मेरी साड़ी खोल दी। बोला, ब्लाउज खोल दो, नहीं तो बटन टूट जाएंगे। ब्रा उसी ने खोले, हट करके। बस हिलो मत। 2 कदम पीछे हटकर उल्टे पांव और ऊपर से नीचे तक देखा। मैं अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन बेकार। कहो तो छू भी लूं जरा सा। हालत ऐसी थी कि कौन कहे और कौन सुने। थोड़ा सा झुककर उसने अपने होठों से छातियों की खड़ी घुंडियों को बारी बारी से दबाया, चूमा और सहलाया जीभ से और कहा, चलो पहनो अब कहाँ? उसने उत्तर दिया, बिंडम फाल। कोई नहीं होगा इस वक्त, वहीं नहाएंगे। कपड़े कहाँ लाए हैं? नहाने के लिए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? मीनू बोलती भी रही, लजाती भी रही। कभी चेहरा लाल होता, कभी स्याह पड़ता, कभी आंखें झुकती, कभी खुलती, कभी बंद होती। वह आगे बताने से पहले हिचकिचाई थोड़ी। बाइक कहाँ छोड़ी? झरने के मुहाने पर। कैसे पहुँचे? एक रहस्य लोक था मेरे लिए, और वहाँ एक दिन एक रात रुक कर क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, यह न पूछो। वह सब जैसे पिछले जन्म की बातें हों। माइकल के साथ ही हम आदिवासी नहीं, आदि मानव हो गए थे। आदम जात नंग धड़ंग जंगलों में, नदियों के किनारे, पेड़ों के गिर्द गिलहरियों की तरह दौड़ते भागते रहे, खरगोशों की तरह उछलते कूदते रहे, झरने में मछलियों की तरह तैरते नाचते रहे, धारा के बीच पत्थरों पर घड़ियाल के बच्चों की तरह धूप सेंकते रहे। क्या क्या नहीं किया हमने। कहते हुए शर्म आ रही है मुझे कि दूसरे दिन दोपहर से पहले ही उसी के शब्दों में कहूँ तो मेरा सोता रिसने लगा, लेकिन उस हालत में भी नहीं छोड़ा उसने। ऐसे इसे समझो कि जब मैंने ही नहीं छोड़ा तो माइकल क्यों छोड़ता? तो वह एक दिन एक रात, बस वही मेरी जिंदगी है। सरला सिर झुकाए सुनती रही। मीनू के चुप हो जाने के बाद पूछा, फिर क्या? गए तो 2 बार, और लेकिन पिकनिक के सीजन में।
भीड़ भाड़ में, और वही गलती हुई। जाने कैसे खबर लग गई पिताजी को। एक दिन वे आए और कहा, अब बहुत कर लिया बीएड, घर चलो। रो धोकर किसी तरह इम्तहान दिया, और यही भाई था मेरा बॉडीगार्ड, जो हर महीने रंगदारी टैक्स ले जाता है। लेकिन शादी क्यों नहीं की उससे? शादी जब पिताजी ने करनी चाहिए तो मैंने नहीं की, और जब मैंने करनी चाहिए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। और यह भाई अगर कर लेती तो इसके आय के स्रोत का क्या होता? नहीं होने दी इसने किसी न किसी बहाने। एक दिन, नहीं, मैं यह पूछ रही हूँ कि माइकल से क्यों नहीं की? माइकल वह उदास हो गई। सोचा था कि अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद करूँगी, और खड़ी भी हो गई पैरों पर। उसकी मानसिक हालत मुझसे भी बुरी थी और जल्दी मचा रहा था। हमने योजना बना ली, तारीख तय कर ली। पहले मंदिर, फिर चर्च की सुना। बिंडम में उसने काफ़ी ऊपर से छलांग लगा ली। लोग छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल में, नदी में, तालाब में, नुकीले चुखीले पत्थरों से पटे झरने में छलांग लगाते कभी किसी को नहीं सुना। वह इतना मूर्ख भी नहीं था। यह रहस्य छोड़ गया। वह जाते जाते कि वह छलांग ही थी या कुछ और। मान लीजिए अगर वह जीवित रहता और उससे शादी कर लेती तो संतुष्ट रहती, सुखी रहती। देखो सल्लू, सवाल तो बेवकूफ़ाना है। यह कौन बता सकता है कि ऐसा होता तो कैसा होता? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या कहना? हाँ, यही सवाल पहले कभी किया होता तो शायद दूसरा होता उत्तर। समय के साथ सोच भी बदल जाती है। आज मैं यही कह सकती हूँ कि प्यार को प्यार ही रहने दो। उसे ब्याह तक न ले जाओ या ब्याह का विकल्प मत बनाओ। अपने ही बगल में बेला पटेल से पूछो, जिसने जिसे प्यार किया उसी से शादी की। अब 5 साल बाद फिर प्यार के लिए क्यों बेचैन है? सुनो, प्यार एक खोज है सल्लो, जीवन भर की खोज, कभी खत्म कभी शुरू। खोज किसी और की नहीं, खुद की है। हम स्वयं को दूसरे में ढूंढते हैं। एक बिछड़ जाता है या टूट जाता है तो लगता है जिंदगी खत्म, जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आँखों के आगे शून्य और अंधेरा, हर चीज़ बेमानी हो जाती है। लेकिन तुम कुछ समय बाद कोई दूसरा मिल जाता है और नए सिर से अखवा फूट निकलता है, फिर लहला, फिर महमह। यह दूसरी बात है कि दूसरा भी स्वयं को ढूंढते हुए टकराता है। सच कहो तो प्यार की खूबसूरती हर बार उसके अधूरेपन में ही है। यानी उसकी प्यार की उम्र जितनी ही छोटी हो उतनी ही चमक और कौंध अगर लंबी हुई तो सड़ांध आने लगती है। यह जरूर है इसे छोटी या लंबी करना हमारे वश में नहीं होता। सरला का दिमाग चकराने लगा। बहुत देर से बैठे बैठे या सुनते सुनते, जबकि शुरू इसी ने किया था। मीनू ने भांपा और पूछा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? सरला दयनीय हंसी के साथ बोली, कुछ नहीं, आपने बढ़ा दी मेरी उलझन, आपने बढ़ा दी मेरी उलझन। शेष अगले वीडियो में। कैसा लगा? अपने अनुभव चैट बॉक्स, कमेंट्स बॉक्स में या चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव से हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा, जिससे कि अगर कोई सुझाव है तो उस सुझाव को मैं इसमें अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूं, उस सुझाव को शामिल कर सकूं और अच्छे और बेहतर वीडियो लेकर दोबारा आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।